हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बेटर होंगे। दिस इज प्रियंका, योर एजुकेटर। और आप सभी लोग, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने ऑल इंडिया लेवल पर जो हमारी लाइव टेस्ट सीरीज जो चल रही थी उसको जरूर अटेम्प्ट किया होगा। वहां पे 20 फेब को, है ना, 20 फेब को जो है आपका कॉमर्स का टेस्ट था। तो उसी के की को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे के लॉजिक भी हमें पता होना चाहिए। बस एबीसीडी करने से हमारा जो कंक्लूजन है वो हमें समझ में नहीं आएगा, उसको डिटेल एनालाइज करना भी बहुत अधिक जरूरी है। तो आज मैं आपके लिए कॉमर्स का एनालिसिस जो है वो लेकर आई हूं। चलिएगा देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर हम लोग साथ में रिवीजन भी करते हुए चलेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करते हुए चलेगा कि किस क्वेश्चन का आंसर जो है कौन सा होगा। और यहाँ पे टाइमर भी आपके साथ दिया हुआ है ताकि उसके अंदर आप आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं ये देखें। चलिएगा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आईएफएस कंप्राइजेस ऑफ, आईएफएस का मतलब क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। आईएफएस का मतलब क्या होता है, आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में जब आपकी बात हो रही है तो उसके अंदर में क्या क्या चीजें आती हैं ये आपसे पूछा जाता है। तो देखिएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है उसके अंदर में आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स भी आते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, साथ में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी आते हैं। और इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि आईएफएस के अंदर यानी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर चाहे वो शेड्यूल्ड कॉमर्स बैंक हो या वो एनबीएफसी हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, ये सभी जो है फाइनेंस से रिलेटेड है। इसलिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो इनको सभी को रखा गया है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फर्स्ट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ था वो तो 1870 को स्टार्ट हो गया था। जो ग्लोबलाइजेशन का फर्स्ट फेज है वो कब स्टार्ट हो गया था, आपका जो है 1870 को स्टार्ट हो गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एंड कब हुआ था, जो वैश्वीकरण का जो पहला चरण 1870 में जो स्टार्ट हुआ था वो एंड कब हुआ था। तो ये जो एंड हुआ था ना, ये आपका 1918 के आसपास ये आपका एंड हुआ था। और 1918 का मतलब आप समझ सकते हैं कि इस समय क्या हुआ था, इस समय हमारा वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वर्ल्ड वॉर 1 जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कि स्टार्ट हुआ था 1870 में और एंड हुआ था 1918 के आसपास, तो इसलिए वर्ल्ड वॉर 1 जो है इसका नियर बाई में करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको कह रहा है कि कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ नेट इनविजिबल ऑफ बैलेंस पेमेंट करंट अकाउंट। बोल रहा है कि आपका कौन सा करंट अकाउंट में नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बोल रहा है, जिसको कि हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, बीओपी। आपको पता है कि एक आपका बीओपी होता है और एक जो होता है वो बीओटी भी होता है। ये दोनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बीओपी का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं, वो सारे बीओपी में क्या किए जाते हैं, आपके रिकॉर्ड्स किए जाते हैं। और बीओटी मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक कंट्री का दूसरे कंट्री जितना भी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो रिकॉर्ड आपका ट्रेड में रहता है। क्योंकि ट्रेड का मतलब ही क्या हुआ, बिजनेस करना, माल खरीदना बेचना। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होगा वो ट्रेड में होगा। और एक कंट्री जैसे कि इंडिया है, इंडिया का बहुत सारी कंट्री के साथ क्या होता है, आपका बहुत सारी कंट्री के साथ आपका जो होता है वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है। तो वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, बीओपी में। अब बीओपी के अंदर में दो अकाउंट जो हैं वो आपके मेंटेन होते हैं। एक आपका होता है कैपिटल अकाउंट और एक आपका जो होता है वो होता है करंट अकाउंट। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन आपसे किससे पूछा गया था, करंट अकाउंट से पूछा गया था। करंट अकाउंट में क्या नहीं आता है, तो देखिएगा सर्विसेज तो आता है, ट्रांसफर भी आता है, ये दोनों तो आप लोग क्लियर होंगे। आप लोग को जो प्रॉब्लम हुआ होगा वो ऑप्शन 3 और 4 में, इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा कि 3 होगा कि 4 होगा। तो देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 100% 3 होगा, क्योंकि 4 जो है रेमिटेंस, ये आपके ट्रांसफर पेमेंट के अंदर ऑलरेडी चल जाता है। देखिएगा करेक्ट अकाउंट में क्या क्या आता है आपका, तो गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता है, सर्विसेज आता है, ट्रांसफर आता है और आपका पेमेंट आता है। ठीक है, और कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल में जो बड़ा अमाउंट हम लोग किसी कंट्री से ट्रांजैक्शन करते हैं ना, बोरोइंग और लेंडिंग हो गया या इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारे हमारे कैपिटल अकाउंट में जो है वो जाते हैं। तो यहाँ पे रेमिटेंस जो है ना आपका, ये ट्रांसफर और पेमेंट जो होता है उसी के अंदर में एक पॉइंट आपका रेमिटेंस आता है। तो इसीलिए 4 जो होगा आपका करंट अकाउंट का वो पार्ट है। 3 जो है ये करंट अकाउंट का पार्ट नहीं, इसलिए 3 जो होगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर आपसे पूछा क्या है, नॉट पूछा है, इसीलिए 3 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, क्लियर है यहां तक। आगे बढ़ते दूसरे क्वेश्चन में चलते। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन।
ऐसा क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में देखने को मिलता है। काफी अच्छा स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया था टेक्स्ट बुक ने। अगर आप लोगों ने दिया होगा तो आप लोगों को समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चंस भी थे, टफ क्वेश्चंस भी थे, मॉडरेट क्वेश्चन भी थे, मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन था। एक काइंड ऑफ सैंपल था कि एग्जाम में पेपर कैसे आपका आ सकता है और आपके मार्क्स कैसे कितने आए हैं जरा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ना। हाँ जी, आप लोग सभी बच्चे आपके कितने मार्क्स आए हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में सभी लोग अपना मार्क्स बताइए ना, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ भी आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल तक हो चुकी है। तो देखिएगा, यहाँ पर आपका लिस्ट 1 है, यहाँ पर आपका लिस्ट 2 है। 2 लिस्ट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। लिस्ट 1 में क्या पूछा है? सार्क, WTO, वर्ल्ड बैंक और एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर आपको इसका हेड ऑफिस दिया है। सेकंड में टोक्यो है कि काठमांडू है कि जेनेवा है कि वॉशिंगटन। आपको इसमें क्या करना है? मैच करना है। तो सार्क का तो सबसे इजी है, हमको पता है कि आपका इसका क्या होता है, आपका काठमांडू होता है। जरा सार्क का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ना। हाँ जी, जरा सार्क का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ना। साउथ एशियन एसोसिएशन क्या है? हाँ, पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा और सार्क कब स्टैब्लिश हुआ वो भी लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपको लिस्ट 1 में 4 चीजें दी गई है ना, ये चारों का डिटेल आपको पता होना चाहिए। तो सार्क का हेड ऑफिस काठमांडू में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड ऑफिस जेनेवा में है। वर्ल्ड बैंक हो या फिर IMF हो, दोनों का याद रखिएगा कि दोनों का हेड ऑफिस जो है वॉशिंगटन में है। तो इसीलिए आपका क्या होगा? A का 2 तो यहीं पर है। अरे भाई, यहीं से आंसर बन गया। आगे मैं फालतू का इतना देख रही हूँ। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, आगे देखने का जरूरत ही नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका यहां से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में देखा जाता है ना। इस एरिया जितने भी आपको दिए गए ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर, यहां से आपके मैच द फॉलोइंग वाला भी ऑप्शन आता है और साथ में आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहां से देखा जाता है। तो यहां पर आपको मैच करने के लिए बोल रहा है नॉमिनल अकाउंट का रिलेशन किससे है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो और ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये फॉर्मूला किसमें कौन सा अप्लाई होता है, आपको इसको मैच करना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? जब कोई नया पार्टनर आता है बिजनेस में तो पुराने पार्टनर को क्या करना पड़ता है? अपना शेयर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है या अपने प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। उसके बाद आपका गेनिंग रेशियो क्या होता है कि जब नया कोई आता है तो वो कुछ गेन करता है। इसको समझिए। एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब कोई एडमिशन होता है किसी पार्टनर का, यानी कि आपका मान लीजिए कि ऑलरेडी आप लोग 3 लोग थे एक बिजनेस में। कहां गया मेरा पेन? ऑलरेडी 3 लोग थे आप लोग बिजनेस में और कोई एक नया पार्टनर आ गया, तो उस केस में आपका क्या होगा? तो देखिएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर जो होता है उसका क्या होता है? आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अकाउंट को फिर से हम लोग क्या करते हैं? पार्टनरशिप अग्रीमेंट को फिर से क्या करते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। तो 4 का बी होना चाहिए और 4 का बी जो है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है और यहां से मेरा आंसर बन गया। थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब कि यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जो भी आपका पुराना रेशियो माइनस आपका न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। और अगर आपको गेनिंग रेशियो पूछेगा तो वो ठीक इसका उल्टा होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए का आपका जो है 4 हो जाएगा और बी का आपका 3। तो ए का 4 और बी का 3 भी ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द ओनली करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? आपको पता है कि अकाउंट्स हमारे 3 है। एक आपका है पर्सनल अकाउंट, एक है रियल अकाउंट, एक है नॉमिनल अकाउंट। बिजनेस में जितने भी आपका जो भी इनकम या एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट या गेन या लॉसेस जो भी है वो सारी चीजें आपके नॉमिनल अकाउंट में रहती है। उसका रिलेशन जो होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट से होता है। चलिए आगे देखते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जो एक क्वेश्चन है ये तो आपका कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। अब देखिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। आपसे पूछा गया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। बहुत इजी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिया गया? मैं आपको मैंने पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऑलरेडी आपको याद करवा दिया। याद होगा आपको जब मैंने अकाउंट्स का क्लास आपका लिया था। तो इसमें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में जो है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया गया है। तो एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है उसमें आपकी पॉलिसीज के बारे में बात है, 2 में इन्वेंट्रीज है, 3 में कैश फ्लो है, 4 में कंटीजेंसी है। ओके, उसके बाद आपका 6 में जो है डेप्रिसिएशन है, 7th में जो है कंस्ट्रक्शन है। मैं जिस वर्ड को सर्कल कर रही हूं ना वही उसके कीवर्ड्स है। पूरा का पूरा लाइन याद करने का जरूरत नहीं, वैसे याद नहीं किया जाता है। आपका बस जो यहां पर क्या है जो कीवर्ड्स है उसको आप जो है याद कर लेना है आपको अच्छे से। ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा,
इसका 7 में देखिए लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो 9 में आपका रेवेन्यू है। फिक्स एसेट जो है ये आपका 10 में है। अमलगमेशन इंपॉर्टेंट है 14 में है। और इन्वेस्टमेंट जो है आपका 13 में है। इतने सारे जो है यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने सर्कल किया, इसको एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज डज नॉट यूज द प्रोसेसिंग कॉस्ट। अच्छा, ये प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या होता है? कॉस्टिंग में आपको याद होगा अकाउंट्स में मैंने बोला था कि कॉस्टिंग से आपके क्वेश्चन ऑलवेज पूछे जाते हैं। ये पूरा जो एनटीए का जो पैटर्न है ना, उसको पूरा टेक्स्ट बुक ने फॉलो किया है कि जहां जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वहां वहां से क्वेश्चन टेक्स्ट बुक ने पूछा है, जो कि आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था। तो प्रोसेसिंग कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई चीज बल्क में बनाते हो, किस में बनाते हो? जब आप कोई चीज बल्क में बनाते हो, एक साथ आप मास लेवल पर, किस लेवल पर? मास लेवल पर जब आप प्रोडक्शन करते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस पे जो खर्च होता है दैट इज कॉल्ड आपका प्रोसेसिंग कॉस्टिंग। ठीक है, जैसे कि आप कोई फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हो, है ना, फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हो, आप कोई केमिकल बना रहे हो, आप कोई मेडिसिन बना रहे हो, जहां पे सब में सिमिलरिटी देखने को मिलती है, हर कोई सेम ही होता है और बल्क में इसका प्रोडक्शन होता है। तो ऑयल रिफाइनरीज तो ये है। डिस्टिलरीज, डिस्टिलरीज का मतलब क्या होता है? मधुशाला, है ना। वो ये डिस्टिलरीज मधुशाला देख के वो मुझे याद आ गया, मधुशाला। आपने वो हरिवंश राय बच्चन की जो कविता थी, क्या कविता का नाम था? बहुत अच्छी लाइन थी, मंदिर मस्जिद बैर कराए और ये करवाए मधुशाला। उस पर एक बहुत फेमस उनकी पोयम है, तो उसी पे याद आ गया। मधुशाला जो होती है इसका मतलब क्या? जहां पर आपका अल्कोहल या लीकर बनता है उसको मधुशाला बोलते हैं। तो वो भी आपका प्रोसेसिंग कॉस्टिंग का एग्जाम्पल होता है। शुगर, शुगर तो आपका फूड में आता है, फूड भी होता है। तो भाई एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, इतनी बड़ी चीज को हम लोग बल्क में कैसे? तो ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिक चीजें आपको देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि अगर मूव डाउन, अगर डिमांड का कर्व अगर कॉन्स्टेंटली स्लोप से क्या हो रहा है, अगर डिमांड का कर्व अगर आपका ऐसा हो रहा है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? सिंपल है कि वो क्या करेगी? कांस्टेंट रहेगी क्या? इंक्रीज करेगी क्या? डिक्रीज करेगी क्या? मल्टीपल करेगी? ये कांस्टेंट का और मल्टीपल का तो कोई रोल यहाँ पर है ही नहीं। जो कुछ कंफ्यूजन भी आपको हुआ होगा तो इंक्रीज और डिक्रीज में हुआ होगा। तो देखिएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपको पता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन होता है उसको एक्सप्लेन करता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन हम लोग देखते हैं कि प्राइस आपका इंक्रीज करता है तो डिमांड आपका डिक्रीज करता है, प्राइस आपका डिक्रीज करता है तो डिमांड आपका इंक्रीज करता है। ये नेगेटिव रिलेशन लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग पढ़ते हैं। और इसी की इलास्टिसिटी जो है ईडी इज इक्वल टू 0 होगा कि इन्फिनिटी होगा कि इज इक्वल टू 1 होगा, ये हम लोग जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं। इसके 5 टाइप्स आपके होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सिंपल है कि यहाँ पे डिक्रीज जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आते हैं, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? ये आज ही मैं पेड क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी कि देखिए भाई इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है, 20 हो, 21 हो, 22 हो, हर साल पूछा गया है। तो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है आपको ये बता रहा है। तो सबसे पहले कि मैं बता दूं कि इंडिफरेंस कर्व जो है ये एक्चुअली में कैसा दिखता है। रुकिएगा, इसको थोड़ा सा ये ड्रॉइंग जो है ना, देखिएगा, मैं इंडिफरेंस कर्व थोड़ा सा आपको बना के दिखाती हूँ। ये फिर ये फिर ये फिर ये, है ना, थोड़ा सा रफ है लेकिन समझने के लिए ठीक है। ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है, ये IC4 है। इंडिफरेंस कर्व को ही हम लोग क्या कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व को ही हम लोग शॉर्ट में IC से डिनोट करते हैं। तो इसकी यहाँ पर 5 प्रॉपर्टियां आपकी होती है। क्या ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है? तो देखिए नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो हाँ डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है। क्या ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो होता है सेम लेवल पर शो करता है? तो हाँ बिल्कुल। इंडिफरेंस कर्व का ही मतलब क्या होता है कि जहां पे 2 डिफरेंट गुड्स आप लेते हैं और उसका कॉम्बिनेशन, आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होता है वो आपका क्या होता है? इक्वल होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। यानी 2 इनडिफरेंट गुड्स होते हैं लेकिन जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन होता है वो क्या होता है? हमारा इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पर आप एप्पल ले लो या आप ऑरेंज ले लो, मैंने पेड क्लास में बहुत डिटेल में आपको बताया भी है। तो ये भी आपका 3 बिल्कुल आपका सही है। डू नॉट टच इज अदर, क्या देखो यहाँ पे मैंने 4 IC कर्व बनाया है, कोई किसी को टच कर रहा है क्या? कोई किसी को टच नहीं कर रहा है। तो 4 भी तो आपका जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही है, प्रॉपर्टी में आता है। प्रॉपर्टी भी नहीं आता है वो कनकेव टू ओरिजिन होता है। क्यों? क्योंकि ये हमको पता है इसका जो शेप है ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। इसका शेप जो देख रहे हो ना, ये कनकेव नहीं होता है,
ये कैसा होता है, ये आपका कन्वेक्स होता है। क्या होता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, इसीलिए 2 वाला जो आंसर है गलत है, बाकी सारे बिल्कुल यहां पर सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज द 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आईसी कर्व जो है यहां पर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। और ये जो ऐसे कर्व बनाते हैं ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं आईसी मैप। आईसी मैप भी एक बार क्वेश्चन आपका पूछा गया कि आईसी मैप क्या होता है। तो एक आपके ग्राफ में जब बहुत सारे आईसी कर्व बने होते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ आईसी कर्व इज कॉल्ड आईसी मैप। बस सिंपल सी बात है, यहां पर कॉम्बिनेशन एक आईसी हुआ तो भाई ये आईसी कर्व है, लेकिन जब मल्टीपल आईसी यहां पर कर्व आपको देखने को मिल रहे हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, आईसी मैप बन जाता है। ठीक है, और जितना ये ऊपर जाता है, एक और प्रॉपर्टी में सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक और प्रॉपर्टी जो इसका है कि आईसी कर्व जितना ऊपर जाता है, हायर द आईसी कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन लेवल। जितना ये कर्व आपका ऊपर जाएगा, सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ही क्या होता है आपका, हायर होता है। ठीक है, और ये किसी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा, ना वाई एक्सेस को टच करेगा ना आपका एक्स एक्सेस को टच करेगा। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है ना, डू नॉट टच एनी एक्सेस। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताना है कौन सा मोस्ट पॉपुलर मेथड है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड आउट करने का कौन सा बहुत पॉपुलर मेथड है। और यहाँ पे मेथड कौन कौन सा दिया है आपको, मेथड दिया है कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, जिसको कि हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, सीपीएम मॉडल। क्या बोलते हैं, सीपीएम मॉडल। डिविडेंड यील्ड मेथड मॉडल, गॉर्डन डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल और अर्निंग यील्ड मेथड। तो यहाँ पे मेथड तो ठीक है, लेकिन आपको मेथड नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर मेथड आपसे पूछ रहा है। तो मोस्ट पॉपुलर मेथड कौन सा है, बिल्कुल वो तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही है, दैट इज कॉल्ड सीपीएम। सीपीएम जो है हमारा मोस्ट पॉपुलर मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे लगा कि थोड़ा सा इसको डीप में दे दिया गया, बहुत ज्यादा डीप में नहीं है लेकिन थोड़ा सा। ये सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है, ये इसकी स्थापना कब की गई थी, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप लोगों से नहीं बन पाया होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाते हैं ना तो ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता। अब सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल को लेकर याद करो कि भारत में सिक्योरिटीज से क्या आता है, सिक्योरिटीज से हमारा सेबी आता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। याद आया, सिक्योरिटीज से क्या आता है हमारा, सेबी आता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अब ये सेबी के बारे में, सेबी कब स्टैब्लिश हुआ ये तो आप सभी को याद होगा। आप लोग को भले सेट याद नहीं होगा, लेकिन सेबी कब स्टैब्लिश हुआ ये जरूर याद होगा कि हाँ भैया जी, सेबी जो है ना वो तो 1992 में इसको पार्लियामेंट एक्ट में पारित किया गया। स्टैब्लिश तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन पार्लियामेंट ने कब इसको पारित किया ये आपका मेन इंपॉर्टेंट रखता है। आपको पता है कि 1992 में वो स्कैम हुआ था हर्षद वाला, तो फिर वहां पर गवर्नमेंट की आंख खुली और इन्होंने क्या किया, इसको ज्यादा पावर दिया। पहले जब सीबी स्टैब्लिश हुआ था ना उस समय पावर बहुत लिमिटेड थे इसके पास, बस एक आपका निगरानी बॉडी की तरह काम कर रहा था। लेकिन 1992 में इसको पार्लियामेंट में एक्ट पास करके स्टैट्यूटरी पावर दिया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैधानिक, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वैधानिक जो है अधिकार इसको प्राप्त किए गए 1992 में। और इसीलिए आपका सेट का भी जो आंसर होगा ना वो 1992 ही होता। अगर ये लॉजिक लगाते तो आराम से ये बन जाता। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। बोला कि डेफिसिट फाइनेंसिंग जो होता है ना वो क्रिएट नहीं करता है इन्फ्लेशन। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, एक हमारा होता है सरप्लस और एक होता है हमारा डेफिसिट। सरप्लस का मतलब होता है फायदा या प्रॉफिट बोल सकते हैं। डेफिसिट का मतलब क्या होता है आपका नुकसान, जब माइनस में जाता है आपका कोई चीज। तो बोल रहा है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग जो होता है वो इन्फ्लेशन को क्रिएट नहीं करता है इकोनॉमी में। ठीक है, अच्छी बात है। स्टेटमेंट 2 पढ़ लेते हैं हम लोग। बोल रहा है कि इफ आरबीआई रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो। अब आया लॉजिक वाला क्वेश्चन कि अगर आरबीआई जो है अगर वो सीआरआर को कम कर देता है तो क्या मार्केट में जो क्रेडिट क्रिएशन है वो डिक्लाइन हो जाएगा। क्रेडिट क्रिएशन है, क्रेडिट कंट्रोल नहीं है। कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज कर गए होंगे कि क्रेडिट कंट्रोल है, कंट्रोल नहीं है, क्रिएशन जो कि काम जो करता है ना, क्रेडिट क्रिएशन का जो काम होता है वो कमर्शियल बैंक का काम होता है, वो आरबीआई का काम नहीं। आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करती है और क्रिएट कमर्शियल बैंक करती है। तो देखो क्या यहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन डिक्लाइन होगा, तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। सीआरआर क्या होता है, सीआरआर एक आपका परसेंटेज होता है जो आरबीआई जो है वो क्या करती है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा, मैं इसको इरेज करती हूँ और इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तब तक आप लोग अपना आंसर दीजिए। आरबीआई जो है जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको बोलती है, सुनो भाइयों,
आपको जो है एक परसेंटेज हम बता दे रहे हैं, 4% के आसपास है, उसको लेके एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि 4% जो है आपको आपका एनडीटीएल का, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज का 4% जो है वो रखना है। किसके पास रखना है? तो वो आरबीआई के पास रिजर्व में रखना है। कितना परसेंट? 4%। अब अगर ये 4% आरबीआई के पास रखना है तो मान लीजिए कि अगर कोई बैंक है, उसके पास 100 रुपया है, उसने 4% अगर आरबीआई के पास रख दिया तो उसके पास बचा कितना? 96 रुपया। तो मार्केट में कितना आएगा? ये 96 रुपया आएगा। अच्छा ठीक है, आप सपोज कीजिए कि 4% जो है ये 5% हो गया, यानी कि आरबीआई के पास कितना रखना होगा? अब 100 अगर बैंक कमा रहा है तो 5 रुपए रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। तो उसके पास कितना रहा? उसके पास तो 95 रहा। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ। हाँ, ये इंक्रीज करने बोल रहे हैं ना, कैश रिजर्व रेशियो जो है, अच्छा रिड्यूस करने बोल रहा है, तो रिड्यूस कर देंगे। 4 के जगह पे अगर 3 कर देंगे तो बैंक में उसको 3 रुपए, आरबीआई के पास 3 रुपए रखना पड़ेगा, उसके पास 97 रहेगा, यानी तो इंक्रीज कर गया। पहले 96 रुपीज था, अब 97 रुपीज मार्केट में आ गया। तो ये जो ऑप्शन है आपका सेकेंड वाला वो गलत हो गया। फर्स्ट वाला आपका जो है बिल्कुल, हाँ यस, फर्स्ट वाला जो है आपका, यस फर्स्ट वाला, दोनों स्टेटमेंट ही आपको गलत बता रहे हैं। फर्स्ट सेकंड वाला तो रॉन्ग है ही, और फर्स्ट वाला भी आपका रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट वर्ड लिखा है। यस, कैन नॉट वर्ड जो ये गलत है, यहाँ पर कैन वर्ड अगर होता तो ये आपका सही होता। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स of central tendency will be the most appropriate use of data related to the rates proportion and ratio। बोल रहा है कि कौन सा आपका यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के हमारे मीन मीडियन मोड होते हैं, आप लोगों को पता है मीन मीडियन मोड। अब यहाँ पे अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ये तीनों ही तो मीन के अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ पे रेशियो के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे रेट के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे प्रपोर्शन के बारे में बात कर रहा है। और इसका रेशियो का मतलब क्या होता है? ऐसे 2:1 है ना, 3:4, ऐसा बात जब होता है तो इसी को बोलते हैं ना प्रपोर्शन। तो आप सोचो कि आप लोग इसका यूज कब करते हो? अर्थमेटिक मीन आप निकालते हो तब, एचएम निकालते हो तब, या आप जीएम निकालते हो तब। मीडियम तो होगा नहीं, मीडियम तो रेस में ही कहीं नहीं आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जब हम लोग जियोमेट्रिक मीन निकालते हैं ना तब इसका यूज करते हैं, इसीलिए आपका 4 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। बोल रहा है कौन सा आपका टाइप एग्जाम्पल नहीं है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का? तो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? स्ट्रैटिफाइड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है क्या? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को ही हम लोग रैंडम सैंपलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को ही हम लोग रैंडम सैंपलिंग भी बोलते हैं। तो स्ट्रैटिफाइड तो आपका जो है वो है रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर भी आपका रैंडम सैंपलिंग है, सिस्टमेटिक भी रैंडम सैंपलिंग है। पूछा नॉट है तो 2 इज द करेक्ट आंसर। स्नोबॉल सैंपलिंग जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि स्नोबॉल में हम लोग रेफरेंस के थ्रू देते हैं और ये आपका नन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर 1 के पास गए, 1 का 2, फिर उसके अंदर गए, फिर उसके अंदर 2, फिर उसके अंदर 2, फिर इसके अंदर 2, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? रेफरेंस के थ्रू आगे बढ़ते हैं, इसी को बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है, चलिएगा अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन एक है। बोल रहा है कि रेंज जो होता है वो गुड मेजर्स नहीं होता डिस्पर्शन का। डिस्पर्शन को फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेजर होते हैं। डिस्पर्शन के अंदर ही आपको जो है रेंज पढ़ना पड़ता है, क्वार्टाइल पढ़ना पड़ता है, मीन डिविएशन पढ़ना पड़ता है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी आपको पढ़ना पड़ता है। डिस्पर्शन के अंदर ये सारी चीजें आपकी आ जाती है। तो बोल रहे कि रेंज एक अच्छा मेजर्स नहीं है। ठीक है भाई, आप जो बोल रहे हो मैं मुझे लग रहा है कि ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि रेंज जो होता है हाईली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। ये भी बिल्कुल आपका ठीक बोल रहा है, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला ही क्या होता है आपका? रेंज का फॉर्मूला ही होता है लार्जेस्ट माइनस लोवेस्ट, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर दो तो आपका रेंज निकल जाएगा। तो ये भी सेकंड वाला भी आपका ठीक बोल रहा है। अच्छा, थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि वेरिएंस जो है 20 ऑब्जर्वेशन का वो 5 है, और अगर ईच को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ईच को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो न्यू आपका 45 होगा। तो देखिएगा ये एक्चुअली में ये आपको पूरा का पूरा आंसर क्वेश्चन दे दिया है। अब आपको ये देखना है कि क्या वेरिएंस 45 होगा कि नहीं होगा। आपको ये सोचना है कि अगर कोई वेरिएशन 20 है, ऑब्जर्वेशन 5 है, और ऑब्जर्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या नया वेरिएंस 45 बनेगा? यस और नो आपको ये सोचना। अगर बनेगा तो सही है और नहीं बनेगा तो गलत है। तो देखिएगा इसका वैसे तो फॉर्मूला बहुत लंबा चौड़ा होता है, इसका मैं एक ट्रिक आपको बता देती हूँ। उसका फॉर्मूला आपका होता है, अगर आपको न्यू वेरिएंस कभी भी निकालना होगा ना तो लिखना यहाँ पर न्यू वेरिएंस। अभी मैं सॉल्व करके देखती हूँ, मुझे थोड़ी पता कि सही है कि गलत है। उसके बाद क्या करना, K2 मतलब इंटीगर होता है आपका, और उसके बाद आपका क्या है, आपका न्यू, ठीक है, सॉरी ओल्ड वेरिएंस। कहाँ गया आपका न्यू? तो यहाँ मैंने लिख दिया, ये हो गया आपका ओल्ड वेरिएंस। रुकिएगा,
न्यू वेरिएंस आपको निकालने बोला है ना, तो यहाँ पे K2 इज इक्वल टू ओल्ड वेरिएंस, सॉरी K2 इज इक्वल टू ओल्ड वेरिएंस, ठीक है। K2 क्या है 3 का स्क्वायर हो गया और इनटू आपका ओल्ड वेरिएंस कितना है आपका 5 हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 यानी कि 9 बचे 45 यहाँ पर दिया हुआ भी है, यानी इसका मतलब ये भी आंसर आपका सही है। तो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, द करेक्ट आंसर विल बी 1 2 3, सारा का सारा आपका सही है। ये इसका ट्रिक है। ऐसे लंबा चौड़ा ट्रेडिशनल मेथड में जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। इसको ट्रिक को भी आप याद रखें, वेरिएंस अगर कभी क्वेश्चन देगा तो इस तरीके से K स्क्वायर इंटू ओल्ड वेरिएंस अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो न्यू वेरिएंस निकल जाएगा। K2 मतलब क्या होता है, जो इंटीग्रल आपका दिया गया है और ओल्ड आपका 5 दिया हुआ, बस उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने आंसर आ गया। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। आपको बोलना है कौन सा मेथड जो है वो कंट्रोल ऑन टॉप आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डिपार्टमेंटेशन फैसिलिटेट्स टाइट कंट्रोल ऑन टॉप। टाइट कंट्रोल ऑन टॉप के बारे में बात हो रहा है। तो ज्योग्राफी, कस्टमर ग्रुप, इंटरप्राइज फंक्शन एंड प्रोडक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, दैट इज आपका इंटरप्राइज फंक्शन। देखिएगा 19 नंबर 20 नंबर पे चलते हैं। कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपका नहीं आता, कौन सा स्टेज जो है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट के स्टेजेस अगर आपने पढ़े होंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, एकदम ऊपर ऊपर से क्वेश्चन है, डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है। लेटेंट होता है क्या, परसिव्ड होता है क्या, रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है या मैनिफेस्ट होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर यस। पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा रोल कन्फ्लिक्ट, क्योंकि बाकी 3 तो इसके जो है स्टेजेस हैं, 3 वाला जो है स्टेजेस नहीं है। एक बार देख लीजिएगा, आपका लेटेंट ये तो था ही आपका ऑप्शन में, परसिव्ड भी आपका था ही और मैनिफेस्ट भी आपका था ही। कहीं पर रोल है क्या, कहीं पर रोल नहीं है, इसलिए रोल हमारा क्या हो गया, गलत आंसर हो गया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मैच कीजिएगा। ये आपका HRM से क्वेश्चन दिया गया है ना। पर्सनल मैनेजमेंट, एम्प्लॉय वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, आपको मैच करना है। अब देखो ऑप्शन क्या दिया, वर्किंग कंडीशन एंड वर्क प्लेस अमेनिटीज, प्रमोट्स इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी या फिर डायरेक्ट मैन पावर मैनेजमेंट। तो एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में क्या बातें होती है कि एम्प्लॉय जहां काम कर रहा है वहां पर हाइजीन होना चाहिए, वहां का वर्क कंडीशन अच्छा होना चाहिए, वो जो आपका ये है क्या कहते हैं उसको, उसकी सिक्योरिटीज का, उसको फैसिलिटीज का उसका ध्यान रखना है। ये सब जो बातें होती हैं इसके मतलब एम्प्लॉय वेलफेयर के अंदर पे वर्किंग कंडीशन और वर्क प्लेस एमिनिटीज आपका चल जाएगा। ये एक नजर में मैंने पढ़ा और मेरे को समझ में आ रहा है। तो 2 का 1 तो श्योर है, तो 2 का ए देखो कि कहीं नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज द 100% करेक्ट आंसर। और पर्सनल मैनेजमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर देते हैं, तो आई का नहीं, आपका पर्सनल मैनेजमेंट जो होता है, पर्सनल मैनेजमेंट में की पर्सनल मैनेजमेंट जो होता है आपका, इसमें आपका आता है डायरेक्ट मैन पावर मैनेजमेंट आता है। ए का सी होना चाहिए, हाँ 1 का सी बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। पर्सनल मैनेजमेंट में आपका क्या क्या होता है, वो आपका जितनी भी चीजें है ना की पर्सनल मैनेजमेंट, वो सारी चीजें यहाँ पर क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हायरार्की, स्टेटस, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो होता है, क्या ये स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट है, यस और नो पहले बताइए आप मुझे। उसके बाद फिर आपका क्या बोल रहा है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है इमोशन, फीलिंग, एम्पैथेटिक और परसेप्शन और इंप्रेशन जो है, क्या वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं अदर चीज से। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको पूछ रहा है, तो भाई हाँ हम लोग तो इमोशनल होते हैं, तो बी भी आपका बिल्कुल सही है और जो ए है वो भी आपका बिल्कुल सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, इसलिए ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर। वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछ रहे कि वर्ल्ड बैंक को लेके कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आपका सही है, आपको बताना है। क्या वर्ल्ड बैंक में आपके जो मेंबर है वो 5 मेंबर है, हाँ है। तो क्या इंडिया जो है सभी का मेंबर है ना, इंडिया सभी का मेंबर नहीं है। वो मीगा हो गया, IFA हो गया, जितने भी 5 मेंबर्स कंट्री 5 मेंबर्स इसके अंदर में आते हैं, उसके बाद IBRD हो गया, सब में आपका इंडिया मेंबर नहीं है। ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट जो है क्या वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, हाँ ये वर्ल्ड ऑफ बैंक जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट तो पब्लिश करता है। 2 तो आपका होगा है ना, तो 1 तो नहीं होगा, 2 तो होगा। आगे 3 देख लेते हैं, क्या जितना भी यूनाइटेड नेशन में मेंबर है वो सारे वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन कर सकते हैं, सारे UN के मेंबर वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन कर सकते हैं, ना 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 ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो 3 तो नहीं होगा, ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, NAV, बहुत ही इजी क्वेश्चन,
बहुआ क्वेश्चन दे दिया बीच में। एनएवी का आपको बता रहा है कि म्यूचुअल फंड में हम लोग एनएवी वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म खाली पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेट एसेट्स वैल्यू। 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा है कि हाई पावर्ड मनी इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मनी दैट इम्पैक्ट द मनी सप्लाई। बोल रहा है हाई पावर्ड मनी जो होता है वो सोर्स ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मनी होता है, जो इकोनॉमी को क्या करता है, इंपैक्ट करता है। एंड क्रेडिट इज क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। क्या मार्केट में क्रेडिट जो है कमर्शियल बैंक के थ्रू क्रिएट किया जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर स्टेटमेंट आपका दोनों का दोनों सही। अभी मैं आपको बता भी रही थी, इसके लिए एक वर्ड भी मैंने यूज किया था, दैट इज आपका क्रेडिट क्रिएशन। और मैंने बार बार इस पे बोला आपको कि क्रेडिट क्रिएशन का जो काम है वो कमर्शियल बैंक का है और कंट्रोल करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों जो है आम और इमली के बारे में बात कर रहा है। असर्शन बोल रहा है आपको मनी के बारे में, सप्लाई के बारे में बात कर रहा है, और कमर्शियल बैंक जो है वो क्रेडिट को क्रिएट करने के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो होगा वो आपका सही नहीं, इसलिए नॉट इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा कौन सा इंटरनल फैक्टर नहीं है प्राइसिंग डिसीजन का। प्राइसिंग डिसीजन का मतलब कि कभी भी आप कोई नया कंपनी स्टार्ट करते हो तो आपको अपनी वस्तु किस रेट पर बेचनी है, कैसे आपको प्राइसिंग का डिसीजन लेना है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। तो बोल रहा है कौन सा इंटरनल फैक्टर नहीं है, तो प्राइस इलास्टिसिटी एज पर द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा है पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट साइकिल में क्या पोजीशन है उसका, कंज्यूमर का बिहेवियर, ठीक है, और कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन ऑफ बाय द पास्ट प्राइसिंग। तो देखिएगा इंटरनल फैक्टर का मतलब होता है वो फैक्टर जो कंपनी से रिलेटेड है। तो सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट वर्ड आ गया, और यहां पर ये कंपनी से रिलेटेड है आपका। प्रोडक्ट का साइकिल, ये भी कंपनी से रिलेटेड है आपका। पास्ट प्राइसिंग, ये भी कंपनी से रिलेटेड है। तो देखा जाएगा तो सी जो है आपका कंपनी से रिलेटेड नहीं है, और नॉट पूछा है, तो मेरे हिसाब से सी ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, और बिल्कुल यहां पर सी करेक्ट आंसर है भी। आगे बढ़ते हैं। इन द लास्ट स्टेप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ कस्टमर, कस्टमर का जो लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, तो देखिएगा एक्विजिशन होता है, रीचिंग होता है, रिटेंशन होता है, कन्वर्जन होता है। तो सबसे जो लास्ट स्टेप होता है वो आपका होता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब कि जो कंज्यूमर आपके पास एक बार आ चुके हैं, आप उनको ऐसा क्या दोगे कि आप दोबारा वो आपके पास आए, है ना। जैसे कि हम लोग क्या है कि कभी भी देखिएगा जब भी हम लोग राशन लेने जाते हैं ना, तो हमारा एक दुकान फिक्स होता है कि भाई अपना मंथली का जो राशन है ना यहीं से आ रहा है, यानी आप बार बार उस दुकान में जा रहे हो, तो कुछ तो खास बात होगा कि वो आपको रिटेन कर पाए, उसकी सर्विस अच्छी होगी, या प्राइस वो कम देता होगा, या कोई सामान खराब निकल गया तो वो आपको एक्सचेंज कर लेता होगा। तो इसलिए रिटेंशन जो होता है वो आपका लास्ट स्टेप होता है लाइफ साइकिल ऑफ कस्टमर का। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पीएलसी के बारे में तो आपने पढ़ा ही है, एक पीएलसी आपका होता है पब्लिक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एक आपका बिजनेस लाइफ साइकिल होता है, उसी तरह से कस्टमर लाइफ साइकिल भी आपका होता है। ठीक है, 3 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट का स्टेज पूछ रहा है। कितनी बार मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में इसके क्वेश्चंस कराए होंगे। ठीक है, अगर आप लोग ने मुझे कॉमर्स में सही से अगर फॉलो किया होगा, है ना, कॉमर्स में अगर आप लोगों ने मुझे सही से फॉलो किया होगा, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मतलब 50 में अगर देखा जाए तो 30 के आसपास तो क्वेश्चन आपके सही बन गए होंगे। 30 से 35 क्वेश्चन आपके लगभग सही बन गए होंगे कॉमर्स में, अगर सही से ईमानदारी से आपने फॉलो किया और हर एक स्टेप को फॉलो किया होगा तो। क्योंकि ये भी आपका पढ़ाया हुआ चीज है कि कौन सा आपका प्रोडक्ट जो है कौन से स्टेज में आपका जो प्रोडक्ट होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम आर टेस्टेड इन द रियलिस्टिक मार्केट। रियलिस्टिक मार्केट में आप कब टेस्ट करते हो, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, आइडियल स्क्रीनिंग तो फर्स्ट होता है, टेस्ट मार्केटिंग या कमर्शियलाइजेशन। तो सिंपल सी बात है, जब वो मार्केट में आपका लॉन्च हो जाता है। कमर्शियलाइजेशन का ही मतलब क्या होता है कि जब आपका मार्केट में कोई प्रोडक्ट क्या है, जब वो आपका, अरे भैया लॉन्च ठीक से लिख दो, हाँ यहाँ पे क्या हो गया, जब कोई मार्केट में आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन। तो बिल्कुल आपका देखिएगा आइडिया जनरेशन फर्स्ट होता है, फिर स्क्रीनिंग होता है, फिर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग होता है, फिर मार्केट स्ट्रेटेजी, फिर बिजनेस साइकिल, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट आपका होता है, फिर उसको मार्केट में टेस्ट किया जाता है। कभी कभी ये भी लास्ट स्टेप होता है अगर कमर्शियलाइजेशन नहीं है तो, और लास्ट स्टेप की मार्केट में उसका काम धाम जो है शुरू हो गया, बिकना सेल होना सब शुरू हो गया। चलिएगा, रॉयल्टी किस पर मिलती है आपको, है ना। आपको रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब कि एक बार आपने कुछ कर दिया और आजीवन उस पर कुछ ना कुछ पैसा आपको आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। क्या माइनिंग पर मिलता है, क्या पेटेंट पे मिलता है, क्या कॉपीराइट पे मिलता है, या फिर लाइसेंसिंग पे मिलता है। तो बताइए आपको जो है रॉयल्टी जो है वो कब आपको दी जाती है। यस, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, यस,
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो यहाँ पे रॉयल्टी के बारे में बात हो रही है, तो ये हमें कॉपीराइट के केस में मिलती है। देखिए जो बुक लिखते हैं ना बड़ा बड़ा, जो बड़े बड़े राइटर्स होते हैं, जैसे कि आपका चेतन भगत को आप सभी लोग जानते हैं, तो उन्होंने बुक लिख दी, अब वो बुक पे उनको रॉयल्टी ऑलवेज मिलती रहती है। कॉपीराइट का सिंबल आपका जो होता है कैसा होता है, ऐसा कॉपीराइट का सिंबल होता है कि जो कंटेंट है वो आपका रिजर्व है कि कोई और उसको चोरी नहीं करेगा। वो अब वो बुक हो गया, किताब हो गया, सॉन्ग हो गया, एल्बम हो गया, वो सेल होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है कभी भी, और आपको उस पर पैसा जो है मिलते रहता है, मिलते रहता है, मिलते रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। चलिएगा, तो 3 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुड्स और सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि GSTIN। फिर से देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो ये यूनिक डिजिट होता है कितने नंबर का। आधार भी हमारा यूनिक होता है, कितने डिजिट का होता है, कमेंट बॉक्स में बताना। तो हाँ, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए जरा कि आधार जो होता है, आधार कार्ड जिसको आप सभी लोगों का है ना आधार कार्ड, वो कितने डिजिट का होता है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए तो एक बार। हाँ सभी बच्चे, तो जैसे कि आधार कार्ड हमारा यूनिक कार्ड होता है ना, वैसे आपका जो बिजनेस करते हैं उनको भी एक GSTIN नंबर लेना पड़ता है, टैक्स के रिगार्डिंग ये आपका आता है। तो वो कितने नंबर का होता है, वो आपका 15 नंबर का होता है। 15 में कैसे होता है देखिएगा, इसका फुल फॉर्म GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये स्टेट कोड होता है, फिर परमानेंट अकाउंट नंबर जो पैन कार्ड का नंबर होता है, उसके बाद आपका होल्डर स्टेट, फिर आपका अल्फाबेट Z जो होता है बाय डिफॉल्ट सब में आता है, और उसके बाद यहाँ पर आपका ये, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा किसमें क्या आता है, बस आपको फुल फॉर्म इसका पूछ सकता है, फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा, और टोटल जो कितने कोड है 15 है, इसको बस आपको याद रखना है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूड, आपको बताना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, है ना। ये भी आपका WTO के अंदर, WTO देखता है इसको। ट्रिम और ट्रिप याद आ रहा है, देखिएगा। कॉपीराइट क्या आता है, हाँ आता है। ट्रेडमार्क आता है, आता है। इंडस्ट्रियल डिजाइन आता है, आता है। इंटीग्रेटेड सर्किट का जो डिजाइन है, देखो यहाँ पे IC सर्किट नहीं बोल रहा है, उसका डिजाइन बोल रहा है, तो ये भी आता है। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव जो हो जाएगा। लेआउट का डिजाइन भी आता है भाई, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। यहां पे डिजाइन अगर है तो कोई डिजाइन अगर आपने इन्वेंट किया है, ठीक है, तो यहां पर 4 भी आना चाहिए था, यहां पर 4 भी आपका आना चाहिए था। एक बार इसको देखिएगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था। कॉपीराइट तो 100% है, ट्रेडमार्क भी है, इंडस्ट्रियल डिजाइन भी है, पेटेंट ये जो है ना आपका डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ये मुझे लगता है कि पेटेंट के अंदर आता है, और पेटेंट भी जो है आपका वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में एड ऑन है, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था। एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिएगा, कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है सेक्शन 194(1)(IA) के अकॉर्डिंग। तो क्या यहाँ पर ये एप्लीकेबल होता है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या इसमें TDS जो होता है 1% होता है आपका हेल्थ और एजुकेशन सेस। अच्छा, सेस के बारे में बात हो रहा है और ये 1% बोल रहा है और फॉल्स पूछ रहा है, जरूरत ही नहीं है आगे पढ़ने की, यहीं पर ही आपका आंसर बन गया, क्योंकि मेरे को पता है कि सेस जो है वो 4% है। जरा सब पूरा सारा टैक्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं ना, उसके बाद 4% आपको जो है वो सेस देना पड़ता है, तो वो 1% नहीं है, वो 4% आपका है। तो 2 इज द करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि आपको फॉल्स यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स का क्वेश्चन पूछा कि कोई अगर इंडिविजुअल पर्सन है, अगर वो प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहा होगा इंडिया में टोटल, तो उसको हम लोग इंडियन रेजिडेंट मानेंगे। यानी कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार किसी व्यक्ति को भारत के निवासी के रूप में आप कब मानेंगे, यदि वो प्रीवियस ईयर में कितना दिन भारत में रहा होगा। तो 100 दिन, उससे ज्यादा, 92 दिन, 182 दिन और 365 दिन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 182 दिन कि कोई अगर पर्सन है और प्रीवियसली ईयर में, है ना, अगर उसने 182 दिन अगर वो भारत में रहा है तो वो भारत का सिटीजन जो है वो माना जाएगा। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। इसका बहुत लंबा चौड़ा है, सब देख लीजिएगा, NR NOR ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा। उसके बाद आपका क्या है कि अंडर सेक्शन 288A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 द टोटल इनकम ऑफ राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल। अरे भैया, इतना इजी क्वेश्चन दे दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बहुआ क्वेश्चन है
कि जब आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो मान लीजिए कि वहां पर आपका जो टैक्स है 8.75 रुपीज बन रहा है, या आपका 8.5 बन रहा है, या 7 रुपीज आपका करके बन रहा है, तो उसको क्या करता है ना, जो आपका ये आईटी है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो उसको राउंड ऑफ कर देता है। वो आपको 10 ले लेगा, उसको राउंड ऑफ कर देगा। तो इसका राउंड ऑफ ऑलवेज 10 के नियर बाई होता है, नेवर राउंड ऑफ नहीं होता, ऑलवेज 10 के नियर बाई में होता है। ठीक है। 80C में क्या आता है भाई? डिडक्शन। 80C किसके लिए अवेलेबल है? इंडिविजुअल और HUF के लिए। HUF का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या AOP या फर्म BOI के द्वारा कंपनी के छोड़ के सारे पर्सन्स आएंगे, या फिर आपका जो है कि यहाँ पर खाली कंपनी आएगा। 80C के अंदर क्या आएगा? 80C के अंदर आपका क्या आएगा, आपको ये बताना है। तो देखिएगा 80C के अंदर जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल के बारे में बात की गई है। AOP तो आपका यहाँ पर नहीं है, ऑल पर्सन में आपका नहीं है। हाँ, 1 ही इज द करेक्ट आंसर होगा, तो 1 बिल्कुल आपका करेक्ट है भी। ठीक है, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑफ कर दीजिए। 1 क्या हो जाएगा? उसका करेक्ट आंसर हो भी जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। कौन सा एडवांटेज है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर का, आपको ये बताना है। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपका जितना भी डिपार्टमेंट होता है या ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वहां पर उसके काम के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है कि भैया आपका फंक्शन HR से है, आप चल जाओ HR डिपार्टमेंट में। आपका काम फाइनेंस में, आप चल जाओ फाइनेंस डिपार्टमेंट में। आपका काम मार्केटिंग में, आप चल जाओ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो आपको इसका एडवांटेज क्या होता है, फायदा क्या होता है, आपको ये बताना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंड रिजल्ट, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, या पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलता है, या इजियर इंप्लॉय लर्निंग हो जाती है। एडवांटेज आपको बताना है कि क्या फायदे हैं। यस, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर की इजियर इंप्लॉय लर्निंग। जो इंप्लॉय होता है अगर वो आपका फंक्शन के बेस पर काम करता है तो उसके लिए फायदा ये कि वो इजीली किसी भी चीज को क्या होता है कि सीख सकता है। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। देखोगे तो सभी कुछ लगभग में आपको मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ी सी लग रही है, पर्सनलाइज्ड अटेंशन भी लग रहा है कि ये भी एडवांटेज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो मोर सुटेबल है उसी पर हमको चलना है, क्योंकि ABCD का कुछ ऑप्शन तो दिया नहीं, एक ही चूज करना है। तो जो मोस्ट नियर बाई है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एरर के बारे में बोल रहा है कि अगर सैंपलिंग स्टैटिक में और पॉपुलेशन के पैरामीटर में अगर डिफरेंस आ गया, ठीक है ना, अगर डिफरेंस आ गया तो वो कौन सा एरर होगा? तो वो हमारा कौन सा एरर होगा? वो आपका सैंपलिंग एरर है ना। टाइप 1 टाइप 2 एरर नहीं है। वो टाइप 1 टाइप 2 एरर जो आपके दिमाग में आ रहा है ना, वो कब आता है? जब आप हाइपोथेसिस अपना सबमिट करते हो तो वो एक्सेप्ट होता, रिजेक्ट होता, उस पर होता है। यहाँ पर आपको क्या कि जब आप PhD करने जाते हो तो आपको देखना होता है कि आपका टॉपिक क्या है, उस टॉपिक पर आपका जो पॉपुलेशन है वो कितना है, और पॉपुलेशन के हिसाब से आपको जो सैंपल है वो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि 200 होगा कि 300 होगा कि 500 होगा कि 10 होगा। और उसमें अगर डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो वो सैंपलिंग एरर आपका कहलाता है। उसके बाद एक्सपोर्ट इंसेंटिव टैक्सेबल अंडर द हेड इंक्लूड। इंसेंटिव जो है ये आपका कौन से हेड के अंदर आपका इंक्लूड होता है, आपको ये बताना है। देखिएगा, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, है ना, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ DEPB, और या फिर ऑल ऑफ द अबव। एक्सपोर्ट इंसेंटिव टैक्सेबल ये कौन से हेड के अंदर आएगा? हाँ चलिए ठीक है, बन गया, मेरा आंसर तो बन गया। आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, मतलब कि कैजुअल क्वेश्चन नहीं है जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ना, वैसा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका ऑल ऑफ दी अबव बनेगा, क्योंकि सारा ही लग रहा है कि इसके अंदर में आपका आ सकता है। इंसेंटिव आपके अंदर में, उस इंसेंटिव के अंदर में जो है आपका वो सारी चीजें जो है आपकी आ जाएगी। तो बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव इज द ओनली करेक्ट आंसर। देखिएगा, अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच वैल्यू ऑफ मीडियन, मीन एंड मोड आर नॉट इक्वल। बोल रहा है कि यहां पर कि मीन और मीडियन और मोड ये 3 चीज होता है। बोल रहा है कि तीनों बराबर नहीं है। तो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में ये बराबर नहीं होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, सिमेट्रिकल में, असिमेट्रिकल में, या थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिएगा, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोल के तो ऐसा कुछ मैंने पढ़ा नहीं है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैं बता दूं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है,
और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आपका मीन, मीडियन और मोड जो होते हैं तीनों इक्वल होते हैं, और यहां पर आपको बोल रहा है कि नॉट इक्वल, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, दैट इज आपका असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसकी स्टडी हम लोग किस में करते हैं, इसकी स्टडी हम लोग स्क्यूनेस में करते हैं। ठीक है, स्क्यूनेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आपको डाउट होगा। अगर स्क्यूनेस पर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। अगर स्क्यूनेस में आपको प्रॉब्लम है तो मैं स्क्यूनेस पर आपको एक डिटेल वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगी कि स्क्यूनेस होता क्या है। स्क्यूनेस के अंदर असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, कभी मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड होता है, तो कभी मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड होता है। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो एक बार आप मुझे अगर डाउट होगा तो बताइएगा, तो मैं उस पर डिटेल वीडियो, मतलब ज्यादा लंबा नहीं, 15-20 मिनट का एक वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगी आपको, 10-15 मिनट का। आप वहां से आराम से समझ जाओगे, स्क्यूनेस के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। 2022 में 3 से 4 क्वेश्चन आपका पूछा गया था स्क्यूनेस से, ठीक है, हर शिफ्ट का मिला के। चलो, तो 3 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 41 का कि जीएसटी जो है वो कब आपका जो है, कौन से अमेंडमेंट में जीएसटी आपका जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। इतने सारे अमेंडमेंट हुए हैं हमारे संविधान में। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, संशोधन। ठीक है, तो जीएसटी जो है आपका 101वां अमेंडमेंट्स में जीएसटी आता है। कौन सा, 101वां अमेंडमेंट में जीएसटी आता है। जरा जीएसटी का मेरे को स्लैब कैटेगरी बता दीजिए ना, जीएसटी जो है आपका कौन कौन से कैटेगरी का होता है, मतलब क्या क्या परसेंटेज है जीएसटी में, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए ना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। 0% है कि 5% है कि 15 है कि 18 है कि 12 है कि 28 है, मैंने पूरा कंफ्यूज कर दिया आपको। अब मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दो कि जीएसटी का परसेंटेज जो है वो कितना होता है, उसका कैटेगरी बता दो मुझे। और 101वां जो अमेंडमेंट्स हुआ था हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब फॉर मिनोरिटीज रेफर्स टू एन एग्जाम्पल ऑफ की कंपोनेंट ऑफ जनरल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये कंपोनेंट के बारे में आपको बात करना है कि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं उनके रिजर्वेशन के बारे में बात हो रही है जॉब में। तो ये कौन से एग्जाम्पल के अंदर आएगा, ये सोशल में आएगा, लीगल में आएगा, टेक्नो में आएगा या पॉलिटिकल में आएगा। टेक्नो में तो देखिए किसी भी हालत से नहीं आएगा। अब आपको बाकी 3 में दिमाग लगाना है कि सोशल होगा कि लीगल होगा कि पॉलिटिकल होगा। डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन द जॉब फॉर मिनोरिटीज, तो क्या होना चाहिए, इसका आंसर जो होगा हमारा ये सोशल इन्वायरमेंट में आएगा। ठीक है ना, सामाजिक वातावरण में ये हमारा आएगा। कुछ बच्चे सोचेंगे मैम पॉलिटिकल में, क्योंकि नेता लोग हमेशा बात करते हैं, डिबेट करते हैं, तो नेता लोग बात करते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में नहीं आएगा, ये आपके सोशल इन्वायरमेंट में आएगा। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हुआ होगा इस क्वेश्चन में आप लोग को 1 2 3 में कि लीगल है कि क्या है नहीं है, तो इसका आंसर सोशल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सोसाइटी में आपकी मिनोरिटीज के जॉब रिजर्वेशन के बारे में बात हो रही, तो सोशल ही आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट्स ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजर। आप क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने जो है इसमें सबऑर्डिनेट्स में बांट दे रहे हो कि आप जो है एक आपको मैं यहाँ पे प्रियंका हूं, मुझे क्लास मिला है पढ़ाने के लिए कि क्लास 11 को भी आपको पढ़ाना है, क्लास 12 को भी पढ़ाना है, क्लास 13 तो कुछ नहीं है, आपको क्लास ग्रेजुएशन को भी पढ़ाना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि मैं ग्रेजुएशन वालों को पढ़ा दूंगी, 11 12 जो है ना मैंने दूसरे को दे दिया पढ़ाने। यानी मैंने क्या किया, जो मेरे पास अथॉरिटी थी मैंने अपने अंदर टीचर्स रख के वो दूसरे को दे दिया। तो यहाँ पर जब आप इस तरह की चीजें करते हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। क्या कोऑर्डिनेशन का मतलब तो होता है मिलकर काम करना। डिसीजन मेकिंग का मतलब वो तो आपका सुपीरियर लेवल पर होता है। लीडरशिप का मतलब कि सबको साथ में लेकर चलो। डेलीगेशन, हाँ डेलीगेशन आपका हो सकता है। तो डेलीगेशन जो होगा आपको करेक्ट आंसर होगा। डेलीगेशन का मतलब होता है बांट देना, डेलीगेट कर देना। मैंने पावर को डेलीगेट कर दिया, और ये जो टर्म है, ये टर्म को हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज, है ना। इस टर्म को हम क्या कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज। इसीलिए 4 विल बी द करेक्ट आंसर कि यहाँ पे जो भी आपका मैनेजर है उसने अपने अंदर, उसके अगर 3-4 मैनेजर है, अगर वो मान लीजिए जनरल मैनेजर है, उसके अंदर में वर्क मैनेजर है, ठीक है ना, तो उसने क्या किया, वर्क के हिसाब से अलग अलग मैनेजर को अलग अलग काम सौंप दिया। इससे क्या होता है, काम आपका जल्दी जल्दी होता है। जो आपके सबऑर्डिनेट्स है उनको भी सीखने का मौका मिलता है। तो मल्टीपल फायदे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आपको बताना है कि कैपिटल मार्केट का जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है। 2 तरीके का मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट और
मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए। तो कैपिटल मार्केट का आपको ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कि मोबिलाइज रिसोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है लग रहा है, हो सकता है। बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज टू फैसिलिटेट, ठीक है लग रहा है। टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ इफिशियंट प्राइस डिस्कवरी, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि बाकी के दो में मैंने बोल दिया कि लग रहा है, यानी ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। जब दो मुझे लग ही रहा है तो फिर ऑल ऑफ द अबव तो डायरेक्टली हो गया। थर्ड होगा नहीं होगा उसमें मैंने दिमाग ही नहीं लगाया कि अगर दो होगा तो फोर्थ तो ऑटोमेटिक आपका हो ही जाएगा। मोबिलाइज रिसोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट जो है कहीं भी कर सकती हूँ। मोबाइलाइज रिसोर्सेज है मेरे पास, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के मेरे पास ऑप्शन है। तो कैपिटल मार्केट जो होता है वो आपका मोर देन 1 ईयर के लिए अगर आप कैपिटल का बोरिंग और लेंडिंग करते हो तो उसके लिए आप कैपिटल मार्केट का हेल्प लेते हो। कैपिटल मार्केट के अंदर में आपका प्राइमरी मार्केट आता है, सेकेंडरी मार्केट आता है, और सेकेंडरी मार्केट को जो रूल करता है उसी को हम लोग सेबी बोलते हैं। जो ये करता है, रूल नहीं करता है, जो उसको सिक्योरिटी और सेफ्टी का ध्यान रखता है उसी को हम लोग सेबी कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश इज द अजम्पशन दैट इफ द इन्वेस्ट इनफ टू एडवर्टीजमेंट, सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, पीआर, सेल्स प्रमोशन, कस्टमर विल बी प्रेशराइज्ड टू बाय। अच्छा, बोल रहे हैं कि अगर हम लोग ये पूरा मार्केट का पूरा कॉन्सेप्ट डाल दिया कि मार्केटिंग के अंदर जितनी भी चीजें आती है, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, पीआर, पब्लिक रिलेशन, ठीक है, एक ठो वर्ड यहाँ पे छोड़ दिया पब्लिसिटी, वो भी डाल ही देते सो सारा ही हो जाता। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट या सेल्स कॉन्सेप्ट? तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, दैट विल बी आवर सेल्स कॉन्सेप्ट। यानी इसको आपको मार्केटिंग जो होता है आपका कि आप सेल कर रहे हो, तो मार्केटिंग सेल करने के लिए मार्केटिंग किया जाता है, यानी कि प्रमोशन किया जाता है, और प्रमोशन जो किया जाता है वो अल्टीमेट चीजों को सेल करने के लिए ही किया जाता है। इसलिए सी जो होगा हमारा 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पूछेगा ये किसका पार्ट है, तो ये सारा आपका मार्केटिंग के अंदर में चीजें आती हैं, और एंड ऑफ द जो इसका जरूरत होता है कि उसको प्रोडक्ट को सेल करना है, इसीलिए हम लोग ये सब में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, पैकेजिंग भी आ जाएगा, लेबलिंग भी आ जाएगा, ब्रांडिंग भी आ जाएगा, प्राइसिंग भी आ जाएगा, सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। टैक्स हॉलिडे जो होता है, फ्री ट्रेड जोन इज नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, टैक्स हॉलिडे से आपका 2022 में जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मुझे लगता है इसीलिए जो है टेक्स्ट बुक ने भी क्वेश्चन यहाँ पर टैक्स हॉलिडे से दे दिया। तो बोल रहा है कि ये आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड बिजनेस को फॉर्म्ड नहीं करता है, ये न्यूली एस्टैब्लिश अंडरटेकिंग है, इसका फॉर्म FCF जो है आपका 56F है, और सेल प्रोसीड शुड बी ब्राउट इन द कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। तो टैक्स हॉलिडे क्या होता है आपका, एक आपका फ्री ट्रेड जोन इज नॉट एप्लीकेबल रिलेशन टू फ्री ट्रेड जोन। हाँ, टैक्स हॉलिडे जो होता है आपका कि जो आपके कुछ बिजनेसमैन होते हैं, जो आपके स्टार्टअप कंपनियां होती है, उनको टैक्स में छूट दी जाती है कि भाई ठीक है आप टैक्स के स्लैब में आ रहे हैं, लेकिन आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको मोटिवेट करने के लिए ऐसा किया जाता है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इस नॉट का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के बारे में बात हो रहा है। ट्रांसफर पेमेंट जो ये किसके अंदर आता है, अरे भैया हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है, फिर क्या आप इतना इजी क्वेश्चन दे रहे हो, आइए बता देते हैं। कैपिटल अकाउंट होगा, सर्विस अकाउंट होगा, करंट अकाउंट होगा, या ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होगा। तो सबसे पहली बात कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो मैंने आपको 2 ही अकाउंट पढ़ाया, एक कैपिटल और एक करंट। तो सर्विस और आपका जो है यहाँ पर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट तो होगा नहीं, या तो 1 होगा आंसर या तो 2 होगा। और ट्रांसफर पेमेंट के बारे में बात कर रहा है जिसके अंदर आपका रेमिटेंस आया था, तो याद करो वो कौन सा अकाउंट था, वो आपका करंट अकाउंट था। ठीक है ना, यानी कि अगर वो वाला क्वेश्चन अगर आपने सही से बनाया होगा ना, तो उसी क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा के फिरा के दे दिया है, वहां पे जो क्वेश्चन था उसको यहाँ पर ऑप्शन बना दिया है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद आपको गिव अवे एंड बाय वन गेट वन सेल्स आर एग्जाम्पल ऑफ पेंट्रेशन प्राइसिंग। अच्छा, ये जो बाय वन गेट वन दिया जाता है क्या वो पेंट्रेशन प्राइसिंग के अंदर आता है? फिर बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरर टेम्पररी लॉसेस मनी बट डज नॉट इन द होप ऑफ क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन द न्यू प्रोडक्ट। बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जब होते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोड्यूसर कभी कभी लॉसेस में भी जाते हैं, लेकिन वो नया प्रोडक्ट बनाने का जो इंटरेस्ट है वो खत्म नहीं करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सेकंड वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल यहाँ पे सही है, और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो भी आपका सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर आवर करेक्ट आंसर। कि कोई भी पेंट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है कि लो प्राइस रखना, और कोई भी कंपनी जब मार्केट में न्यू आती है तो पेंट्रेशन प्राइसिंग को अडॉप्ट करती है ताकि मार्केट में लोग उसको पहचाने, सस्ता सामान देना, बाय वन गेट वन देना, फ्री में सैंपल देना, ये सब चीज जो है वहां पर किया जाता है। ठीक है, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, क्या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर
आपको फुल फॉर्म जो है किसका किसका याद रखना है देख लीजिएगा। एनईएफटी का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, आरटीजीएस का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, आईएमपीएस का फुल फॉर्म, ये सब मुंह पर याद होने चाहिए। और उसके बाद स्विस का, ठीक है ना, ये सारे जो है आपको, ये आपको सारे जो है याद होना चाहिए। स्विफ्ट, सॉरी स्विस मैंने लिखा है, स्विफ्ट कोड का, है ना, स्विफ्ट कोड। स्विस अकाउंट में चली गई थी खोलने के लिए अभी, तो स्विफ्ट कोड, ये सब आपको सारे कोड जो है पता होना चाहिए, किसमें कितने कोड होते हैं, किसका क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एनईएफटी जो होता है, ट्रांजेक्शन जो होता है, ये कितने नंबर का होता है आपको ये बताना है। तो एनईएफटी जो होता है वो आपका 22 नंबर का होता है। अगर स्विफ्ट कोड जो आपका पूछा गया है 2022 के एग्जाम में, ये आपका 8 या फिर 11 डिजिट का जो है कैरेक्टर का होता है। और चलते अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, बोल रहा है कि इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी, कोई बच्चा है वो डिसेबिलिटी से क्या कर रहा है, सफर कर रहा है, यानी जूझ रहा है। तो उसके बाद सेक्शन 80U में उसके बारे में बात होती है। तो हाँ बिल्कुल, 80U जो है वो आपके डिसेबिलिटीज के बारे में बात करता है कि अगर आपका डिसेबिलिटीज अगर नॉर्मल है तो 75,000 तक वहां पर एग्जाम्प्ट करता है, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो वहां पर 1,25,000 तक आपका जो है वहां पर बात होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन से आय को, टू बी एसेज इन द हैंड ऑफ माइनर चाइल्ड, टू बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द पेरेंट whose total income before including minors income is higher, completely exempt from tax, completely exempt तो नहीं होता है, 3 तो नहीं होगा। to be clubbed with the income of father, फादर की इनकम से आपको ऐड कर देगा, नहीं। और फादर का यहाँ भी नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 ही बनना चाहिए कि यहाँ पर जो भी आपका उसके हाथ में जो भी जा रही है उसके ऊपर आपका जो है ये 80U के अंदर में आपका जो है वो कैलकुलेट होना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है भी, क्योंकि बाकी सब ऑप्शन जो है वो सूट ही नहीं कर रहे इसके साथ। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सूट कर रहा है। और 80U के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया, 75,000 और आपका 1,25,000, ये दोनों का याद रखिएगा कि सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 तक का एग्जाम्प्ट है। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है, मतलब डिसेबिलिटी अगर ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक का मतलब क्या कि अगर सीवियर नहीं है तो 75,000 तक गवर्नमेंट ने वहाँ पे एग्जाम्पशन के बारे में बात की है। तो यहीं तक हमारे जो है 50 क्वेश्चन थे, और 50 के 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए अच्छे से। आई होप कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा और डाउट कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर आराम से आप 30 से 35 जो है स्कोर कर सकते थे। अगेन आप लोग 50 क्वेश्चन होने के बाद मुझे एक बार बताइएगा कि आपके जो एग्जाम में कितने मार्क्स आए थे। कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।